परमार एसएससी फैटमैन बुक। इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पाषाण युग, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक युग, फिर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, महाजनपद के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य के बाद जो साम्राज्य आया यानी मौर्य उत्तरकालीन राजवंश के बारे में, गुप्त वंश के बाद में और गुप्त वंश के बाद जो भी वंश आए उनके बारे में, संगम युग के बारे में पढ़ेंगे और त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है पाषाण युग। पाषाण युग, इसमें पढ़ते हैं इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास किसको कहते हैं? तो वह समय काल जिसमें एक प्राचीन काल से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के इतिहास को जो माना जाता है उसी को प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास मतलब प्राचीन काल से लेकर के 7वीं शताब्दी तक के समय। मध्यकालीन इतिहास क्या है? तो मध्यकालीन इतिहास जो है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी ईस्वी तक के माना जाता है, जो इस्लामी आक्रमण से शुरुआत हुआ था। आधुनिक इतिहास 18वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक वर्तमान तक माना जाता है। आधुनिक इतिहास जो है वो ब्रिटिश शासन से शुरुआत हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच अंतर क्या है? तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसी समय से एक नए कैलेंडर का शुरुआत माना जाता है, दुनिया का शुरुआत माना जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल थे उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग BC में, और ईसा मसीह के बाद वाले जो समय है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं AD या फिर CE में। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के पहले का युग, और AD मतलब होता है एडो डोमिनी यानी ईसा मसीह के बाद का युग, और AD को ही CE लिखा जाता है। तो जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं वो CE मतलब इसको कॉमन ईरा कहते हैं। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पूर्व में BC जो है वो संख्या घटती है। नोट, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो 8वीं शताब्दी जो है वो 700 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक चला। तीसरी शताब्दी जो है वो 200 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक चला। 18वीं शताब्दी जो है वो 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला। और पृथ्वी की आयु अब तक कितनी है? तो 4.5 अरब वर्ष। जीवन की एक चतुर्थक अवस्था है जिसको क्वाटरनरी स्टेज कहते हैं। यह वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और वर्तमान तक जारी है। जीवन की चतुर्थक अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्लीस्टोसिन और दूसरा है होलोसिन। प्लीस्टोसिन यहाँ पैलियोलिथिक मानव रहते थे जिसे हिम युग भी कहा जाता था, और होलोसिन यह जो है वो हिम युग के बाद का युग था। प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया, एक पुरातत्व और दूसरा इतिहास। पुरातत्व उस समय को कहते हैं जहां से का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इस समय के प्रमाण खुदाई के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इतिहास उनको बोलते हैं जिसका प्रमाण जो है वो लिखित रूप में मौजूद है। पुरातत्व का लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल, दूसरा ताम्र युग और तीसरा है कांस्य युग। पाषाण काल में औजार और अन्य चीज़ें बनाने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था। ताम्र युगों में इसमें अन्य चीज़ें बनाने के लिए तांबे का प्रयोग शुरू हुआ और कांस्य युग में कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। तो पाषाण काल और ताम्र युग ये दोनों को मिला करके एक साथ कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, और कांस्य युग को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब पाषाण युग जो है उसको भी तीन भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल जो है वो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक चला। पाषाण युग की बात करें तो इस युग को प्रयोग के किए गए पत्थर के औजारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो पाषाण युग को भी तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल में थोड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी तीन भागों में बांटा गया।
पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक चला। यह हिम युग के दौरान का समय था। पूर्व पूरा पाषाण काल में कुछ स्थल हैं, जैसे सोन या सोहन घाटी, यह पंजाब में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी से चट्टाने की खोज और गुफाएं की खोज की गई है। डिडवाना जो है वो राजस्थान में है। हुनासागी या हुंगसी ये कर्नाटक में है। पहलगाम कश्मीर में है। और पटने जो है वो महाराष्ट्र में है। पटने से शुतुरमुर्ग के साक्ष्य पहली बार मिले हैं। अब दूसरा जो है वो है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का समय काल है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। यह काल फ्लेग तकनीक पर आधारित थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना था। मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल कौन कौन सा है? तो अतिरमपक्कम यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अब आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। यह काल प्लेइस्टोसिन के अंतिम चरण के साथ का समय था। होमोसोपियंस जो है, जिनको आधुनिक मनुष्य कहा जाता है, होमोसोपियंस का काल नाम से भी जाना जाता है। यानी उत्तर पूरा पाषाण काल जो है इसको होमोसोपियंस का काल भी कहा जाता है। चकमक पत्थर का उपयोग उत्तर पूरा पाषाण काल में देखा जा सकता है। चकमक पत्थर यानी फ्लिंट स्टोन। उत्तर पूरा पाषाण काल में कुछ स्थल हैं, जैसे भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। इनामगांव और नेवादा महाराष्ट्र में है। डिडवाना जो है वो राजस्थान में है। फ्लेग तकनीक क्या होता है? तो यह एक पत्थर का औजार बनाने की तकनीक है, जिसमें पत्थर के कोर पर प्रहार करके फ्लेग को हटाया जाता है। भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। V.S. वाकनकर भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। V.S. वाकनकर जो है वो 1957 ईस्वी में भीमबेटका रॉक गुफाओं की खोज की। यह भारत की सबसे पुरानी चित्रकला है। तो भीमबेटका रॉक गुफाओं की खोज किसने की? V.S. वाकनकर ने भीमबेटका रॉक गुफाओं की खोज की 1957 ईस्वी में। मनुष्य का विकास जो है, तो मनुष्य का सबसे पहला जो स्पेसीज था उसको बोला जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद मनुष्य जो है वो होमो हैबिलिस में चेंज हुए। होमो हैबिलिस जो है वो चेंज होकर के होमो इरेक्टस बने। होमो इरेक्टस जो है वो चेंज होकर के होमो निएंडरथैलेंसिस बने। होमो निएंडरथैलेंसिस जो है वो चेंज होकर के होमो सेपियंस बने। होमो सेपियंस हम लोग को बोला जाता है। तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, हथनोरा से प्राप्त हुई है। आर्चीबाल्ड कैंपबेल, ये भारत में कुछ शैल चित्रों की पहचान या खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? आर्चीबाल्ड कैंपबेल। मेसोलिथिक काल यानी मध्यकाल, मध्य पाषाण युग। मेसो का मतलब होता है मध्य और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ ये हुआ कि मध्य पाषाण युग या फिर मध्य पाषाण काल या फिर इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण युग जो है यह 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक चला। पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का यह समय है, यानी पूरा पाषाण और नव पाषाण के ये बीच का संक्रमण कालीन चरण है। मध्य पाषाण काल के मानव जो है वो शिकारी और चरवाहे होते थे। मानव ने इस काल में पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में ही पशुओं को पालना शुरू कर दिया गया था। मध्य पाषाण काल की भौगोलिक वितरण बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह था लंघनाज। गुजरात में जो जगह है उसका नाम है महसाना। मध्य पाषाण काल के और स्थल मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है भीमबेटका और आदमगढ़। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांड। राजस्थान में बागोर। कर्नाटक में जो मध्य पाषाण काल का स्थल है वो है संगनकल्लू। और दक्षिणी तमिलनाडु में एक मध्य पाषाण काल का स्थल है जिसका नाम है तूतीकोरिन। तो लंघनाज कहाँ? उत्तर प्रदेश। महसाना गुजरात में। भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। चौपानी है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के पास। बागोर राजस्थान में। संगनकल्लू जो है वो कर्नाटक में। तूतीकोरिन जो है वो दक्षिणी तमिलनाडु में। लघु पाषाण या माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो छोटे पत्थर का उपयोग जो है वो
मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में देखा गया था। छोटे पत्थर का उपयोग लघु पाषाण काल में देखा गया था। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करें तो इस काल में पॉलिश किए हुए पत्थरों का उपयोग किया गया। ये खाद्य उत्पादक थे। नव पाषाण काल के लोग जो थे वो खाद्य उत्पादक थे, यानी ये लोग जो है वो कृषि का अभ्यास करते थे। कालखंड की बात करें तो नव पाषाण काल जो है वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। मिट्टी के बर्तन, अधिक खाद्यान्न संचित करने के लिए मिट्टी का बर्तन ही उपयोग किया जाता था। यह मिट्टी का बर्तन जो है वो डोरी कॉर्ड से प्रभावित मिट्टी होता था। कला, भीमबेटका जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। इसमें मानवों, पक्षियों और जानवरों का चल शैल चित्र बनाया गया था। नवपाषाण कालिक लोग जो है वो संपत्ति के मालिक होते थे। नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं जैसे मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल। मेहरगढ़ पाकिस्तान के भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। यहाँ घरों के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलों के प्रमाण भी मिले हैं। कश्मीर घाटी में है बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। बुर्जहोम में क्या होता था कि घरेलू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाया जाता था और लोग झील के किनारे गड्ढों में रहते थे। बुर्जहोम में लोग गड्ढों में रहते थे। गुफकराल को इसे कुम्हारों की गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफकराल श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कृषि और पशुपालन का अभ्यास किया जाता था गुफकराल क्षेत्र में। नवपाषाण काल कुछ बिहार में भी है जैसे चिरांद। नवपाषाण काल चिरांद जो है वो कहाँ है? बिहार में। चिरांद से हड्डी से बने औजार पाए गए हैं। नवपाषाण काल का कुछ स्थल कर्नाटक में है जैसे संगनकलू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकल्लीहल, हल्लूर से बाजरा की खेती के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नवपाषाण कालीन स्थल हैं जैसे कोल्डिहवा से चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ नवपाषाण कालीन स्थल हैं जैसे भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र। बुढ़िहाल आंध्र प्रदेश में। उतनूर जो है वो सबसे प्राचीन स्थल था आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कोंडा जो है वो नवपाषाण काल स्थल था आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में भी नवपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जैसे पयमपल्ली और कावेरी। बेलन घाटी, कोल्डिहवा और महागढ़ा, ये जो है वो यहाँ से चावल की खेती शुरू हुई थी 7000 ईसा पूर्व में ही। गारो पहाड़ी नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि मेघालय में है। दावोजली हैंडिंग जो है वो असम में है। दावोजली हैंडिंग में जेडाइट पत्थर पाया गया है। और कैटल हुयुक एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि तुर्की में पाया गया है। प्राचीन नव प्रोटो शहर में से एक है कैटल हुयुक। ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक भी बोला जाता है। चैल्को मतलब ताम्र और लिथिक मतलब पत्थर। तो मनुष्यों द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ताम्रपाषाण काल जो है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला है। लोग जो है वो ग्रामीण समुदाय में रहते थे। तांबे की खदानें की बात करें उस समय तो खेतरी खदान जो कि राजस्थान में था और मलाज खंड खदान जो कि मध्य प्रदेश में था। ताम्रपाषाण कालीन के कुछ स्थल हैं जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलुंड जो है वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था। यह बनास घाटी के पास है। एक स्थल है गणेश्वर से ताम्र से बने औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में भी कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जैसे चिरांद जो है वो गंगा नदी के किनारे। वर्धमान जिला, मिदानपुर जिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश में था मालवा जो कि नर्मदा नदी के किनारे। कायथा काली सिंध में और ऐरन। पश्चिमी महाराष्ट्र में कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे जैसे जार्व, पावरा जो है वो गोदावरी किनारे था। फिर सावलदा जो है वो तापी नदी के किनारे था। जारवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नवदा टोली। दैमाबाद जो है वो सबसे बड़ा स्थल था जारवे संस्कृति के अंतर्गत और नवदा टोली जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। अंत्योष्टि प्रथा क्या था? तो उन्होंने कलश दफनाने की प्रथा अपनाई। इसी को अंत्योष्टि प्रथा कहा जाता था। उन्हें घोड़ा और जलाए गए ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी। मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के बर्तन का उपयोग किया जाता था। गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग किया जाता था। तो ये था इतिहास के वर्गीकरण के बारे में। अब है सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें ही, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा के कुछ सीमा के स्थल थे, तो सबसे उत्तरी स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता में, सबसे उत्तरी स्थल तो जो था वो था मांडा, कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे उत्तरी स्थल हो गया मांडा, कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी स्थल जो था वो था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी स्थल था सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गेंडोर था, पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान का चोलिस्तान क्षेत्र जो है वो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का समृद्ध भाग था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कैसे होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख फसल था वो था गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा। चावल जो है वो दुर्लभ प्रकार से पाया गया है, और लहसुन भी उगाया जाता था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो कौन कौन सा कृषि तकनीक अपनाते थे? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। समकोण पर स्थित 2 प्रकार की हल की लकीरें मिली हैं। इन लकीरों से क्या पता चलता है कि 2 अलग अलग फसलें जो है वो उगाई जाती थी कालीबंगा में। हल चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान और बनावली में हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा मॉडल जो है वो चोलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुआ है। कपास सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषता थी। यूनानियों के कपास के लिए सिंडोन नाम का उपयोग किया। यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा? सिंडोन। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो पशुपालन भी करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, सांड, बैल जैसे मवेशियों का पालन किया जाता था। जंगली सूअर, घड़ियाल, हिरन, मछली और पक्षियों की हड्डियां मिली हैं जो उनके पालने का संकेत देते हैं। नोट: घोड़े और गाय के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। सुरकोटदा से घोड़े की एक हड्डी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा से घोड़े की एक हड्डी प्राप्त हुई है। नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो है वो विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। निर्माण कार्यों के लिए पकाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था। मानकीकृत अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे एक जलाशय भी था। जलाशय कहाँ था? धौलावीरा में। नगर नियोजन, तो नगर जो है वो 2 तरह के होते थे, एक गढ़ और दूसरा निचला नगर। गढ़ यानी नगरकोट। गढ़ जो है वो छोटा होता था लेकिन ऊंचा नगर होता था। गढ़ दीवार से घिरा हुआ होता था और यह भौतिक स्वरूप से पृथक होता था। विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए गढ़ बनाया गया था। निचला शहर जो है वो बड़ा होता था लेकिन नीचे होता था। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ होता था। आवासीय भवनों के उद्देश्य से बनाया जाता था निचला शहर। नोट: धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था, जबकि चनहुदड़ो जो है जो कि पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो में कोई गढ़ नहीं था। धौलावीरा 2 भागों में नहीं, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था और चनहुदड़ो में कोई गढ़ के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोथल में स्थित गढ़ जो है वो किलेबंदी से घिरा नहीं था, बल्कि लोथल का जो गढ़ था वह ऊंचे मिट्टी ईंट के चबूतरे पर बनाया गया था। महान स्नानागार जो है वो कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में था। यह एक आयताकार टैंक जैसी संरचना है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान के लिए किया जाता होगा। जलरोधी बनाने के लिए जिप्सम आधारित गारे का उपयोग किया गया है। विशाल अन्नागार, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता
अन्नागार जो था, प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार थे और 2 पंक्ति थे, इसलिए टोटल 12 अन्नागार थे। अन्नागार जो है वो कहाँ, हड़प्पा में पाया गया था। सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नाली प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी नाली प्रणाली। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, गलियां जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। उदाहरण के लिए लोथल में नाली प्रणाली या सड़क जो है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। गृह वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी उन्नत नगरीय योजना और सुव्यवस्थित घरों के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपनी उन्नत नगरीय योजना और सुव्यवस्थित घरों के लिए प्रसिद्ध था। घर जो है वो पकाई गई ईंटों से बनाए जाते थे। दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में अपना स्नान घर होता था। ठोस कचरा साफ करने और रोकने के लिए नालियों के बीच गड्ढे या सेस पिट बनाए गए जाते थे। नालियों को ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया जाता था। कई घरों में निजी कुएं भी होते थे। सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन। समाधि अध्ययन। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं क्योंकि माना जाता है कि इन्हें परलोक में उपयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों में आभूषण पाए गए हैं। मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया गया। नोट: हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख मुद्रिकाएं, एक जैस्पर मनके और सैकड़ों सूक्ष्म मनके से बने आभूषण पाए गए हैं। शिल्प उत्पादन। तो चनहुदड़ों में मनका बनाने का कारखाना था। चनहुदड़ों में शंख कटाई होता था। धातु कार्य चनहुदड़ों में होते थे। मुहर निर्माण भी चनहुदड़ों में होता था। बाट निर्माण चनहुदड़ों में होता था। ये सब जो है वो शिल्प उत्पादन के लिए चनहुदड़ों समर्पित था। यानी चनहुदड़ों में मनके बनाए जाते थे, शंख कटाई किया जाता था, धातु कार्य होते थे, मुहर बनाए जाते थे, बाट का निर्माण भी चनहुदड़ों में होता था। नागेश्वर जो है वो गुजरात में है और बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में है। नागेश्वर और बालाकोट ये शंख निर्माण, चूड़िया, करछुल, जड़ाई कार्य के केंद्र थे। व्यापार एवं वाणिज्य कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता में? तो नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ पे शंख बनाया जाता था। सोतुगई जो है वो लैपिल लाजुली या नीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी राजस्थान एवं उत्तरी राजस्थान वहाँ जो है वो कार्नेलियन के लिए फेमस था। खेतड़ी और ओमान से अस्टेटाइट नरम पत्थर आता था। दक्षिणी भारत से तांबा और सोना लाया जाता था। कोलार जो कि कर्नाटक में है, कोलार से सोना लाया जाता था। हड़प्पा की मुहरें जो है वो अस्टेटाइट यानी नरम पत्थर से बनाई जाती थी। इन मुहरों पर अक्सर पशु आकृतियां और चित्रलिपि अंकित होती थी। अधिकांश मुहरों पर एक पंक्ति में लेखन पाया जाता था जो संभवतः मालिक का नाम और उपाधि दर्शाता है। हड़प्पा वासियों को शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा वासियों को शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं हड़प्पा के लिपि के बारे में। तो हड़प्पा की लिपि जो है वो वर्णमाला क्रम में नहीं थी और हड़प्पा की लिपि चित्रलिपि थी। अधिकांश अभिलेख छोटे होते थे। सबसे लंबी लिपि में लगभग 26 चिन्ह होते थे। हड़प्पा की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे बुस्ट्रोफेडल लिपि कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि आभूषणों, अस्थि छड़ों, मुहरों, तांबे के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और एक प्राचीन संकेत पट्टिका पर पाई गई है। ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा के समय वजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रमुख थी। विनिमय को एक सटीक तौल प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आमतौर पर चट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सुक्कुर और रोहड़ी की पहाड़ियों से चूना पत्थर और चट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। सिंध के विभिन्न हड़प्पा स्थलों पर भेजा जाता था। छोटे मूल्य वर्ग के वजन द्विआरी प्रणाली के होते थे। बड़े मूल्य वर्ग के वजन जो है वो दाशमिक प्रणाली के होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। धार्मिक प्रथाएं की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो असामान्य या अपरिचित वस्तुओं की पूजा करते थे, जैसे मातृदेवी, पुरोहित एवं राजा।
तो मातृ देवी की पूजा करते थे लोग, पुरोहित राजा के लोग पूजा करते थे। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य कहाँ मिली है? कालीबंगा और लोथल से। वजन जो है वो 16 के गुणक में देखा जाता था। मातृ देवी की मिट्टी की प्रतिमा जो भ्रूण से निकलते वृक्ष का प्रतीक है, यह जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अस्टेटाइट से बनी पुरोहित राजा की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसकी ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर थी। कांस्य से बनी नृत्य करती हुई एक युवती जो कि त्रिभंग मुद्रा में है, इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। लिंग के साक्ष्य मिले हैं। योग मुद्रा में शिव जिसे पशुपति कहते हैं वो मिले हैं। एक सिंह वाला पशु, एक श्रृंगी पशु भी मिला है। कुछ धार्मिक प्रथाएं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो कौन कौन से है? तो एक श्रृंगी यानी एक सिंह वाला पशु को वो लोग पूजा करते थे। लिंग, शंकर के प्रतीक के रूप में लिंग को वो लोग जो है वो पूजा करते थे, जो कि शंक्वाकार पत्थर से बनाया जाता है। आद्य शिव मोहर जो है वो पशुपति, आद्य शिव मोहर यानी पशुपति को वो लोग पूजा करते थे। उपयोग की जाने वाली मिट्टी की बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ मिट्टी के बर्तन उपयोग किया जाते थे, तो वो बर्तन जो है वो गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। काले और लाल मृदा भांड होते थे। चित्रित और धूसर मृदा भांड होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संभावित कारण जो है वो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गया। कोई बोलते हैं वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक बाढ़ के कारण, नदियों का मार्ग बदलना या सूखा के कारण, या फिर विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी जो है वो खत्म हो गया। अब पढ़ना है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, वो कौन से नदी के किनारे हैं, उनकी खोज किन्होंने किया है और वहाँ की खास बात क्या है। तो सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। हड़प्पा जो है वो पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो जो है वो, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया है 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध में है। फिर है चनहुदड़ो जो है वो कहाँ है? सिंध में। लोथल जो है वो गुजरात में है। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया है। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। अब बात करते हैं नदी की। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अब कुछ विशेष बातें। तो हड़प्पा में 6 अन्नागार की एक पंक्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से। आदि शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करती बालिका की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिला है। पृथ्वी देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुरुष का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। गढ़ रहित नगर कौन सा था? चनहुदड़ो में कोई गढ़ नहीं था। प्राचीन बंदरगाह या गोदी वो कौन सा था? लोथल। अग्निवेदी की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। युगल समाधि के प्रमाण जो है वो लोथल से मिले हैं। अग्निवेदी के प्रमाण कालीबंगा से भी मिले हैं। अग्निवेदी लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिले हैं। काले चूड़ियाँ के प्रमाण कालीबंगा से मिला है। जोता हुआ खेत, जोती हुई भूमि जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा सिंधु स्थल जो है वो है भारत में राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। टेराकोटा पहिया जो है वो राखीगढ़ी से मिला है। टेराकोटा का खिलौना भी राखीगढ़ी से मिला है। कुछ और स्थल हैं जैसे धौलावीरा जो है वो कहाँ है? कच्छ क्षेत्र गुजरात में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। भीराना कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में है। सनौली उत्तर प्रदेश में है।
तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी किनारे है। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी किनारे है। विशाल जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा में है विशाल जलाशय। शहर 3 भागों में बटा हुआ था। कहाँ? धौलावीरा में। धौलावीरा में शहर 3 भागों में बटा हुआ था। जौ की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? बनावली से। ग्रिड पैटर्न का अभाव था कहाँ? बनावली में। ग्रिड पैटर्न का अभाव था बनावली में। सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल कौन सा है? भीराना। सबसे पुरानी हड़प्पा स्थल है भीराना। और गड्ढा समाधि था रोपड़ में। विस्तारित समाधि का साक्ष्य मिला है सनौली उत्तर प्रदेश से। विस्तारित समाधि का प्रमाण मिला है सनौली उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं वैदिक युग की। वैदिक युग जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग। प्राचीन वैदिक युग जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक युग जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बोगाज कोई शिलालेख जो है वो तुर्की में है। बोगाज कोई शिलालेख में इंद्र, वरुण आदि नामों का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं, जहां एक समूह तुर्की से यूरोप की ओर चला गया और दूसरा जो है वो भारत की ओर आया। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों को वेदों का संहिताकरण करने वाला माना जाता है। आर्यों को वेदों का संहिताकरण करने वाला माना जाता है। वेद जो है वो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता जो है वो ईरान का है। जेंदा अवेस्ता के दौरान संकलित किया गया था। अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद को मौखिक रूप से श्रुति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। वेद जो है वो अपौरुषीय है। अपौरुषीय इसे मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह ईश्वर का वरदान है। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदाज लिखी है। द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी भारतीय जो है वो आर्य थे। वेदों के उपविभाग, तो वेदों को संहिता में संहिता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सूक्तों का संग्रह, वेद में जो सूक्त हैं उस सूक्तों के संग्रह को ही संहिता कहा जाता है। वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ और अनुष्ठान के नियम हैं। आरण्यक, वेदों को आरण्यक में भी बांटा गया है। वे लोग जो जंगलों में रहते थे उन्हें आरण्यक कहा जाता था। वे लोग जो जंगलों में रहते थे उन्हें सन्यासी या बनवासी या आरण्यक कहा जाता था। उपनिषद मतलब भक्ति मार्ग की चर्चा जो है वो उपनिषद में की गई है। तो बारी बारी से ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद जो है वो सर्वप्रथम संकलित वेद था। ऋग्वेद को सबसे पहले संकलित किया गया था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में संस्कृत सूक्त का सबसे प्राचीन और विशाल संग्रह है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में 10,600 श्लोक हैं। सूक्तों का उच्चारण होत्री द्वारा होता था। ऋग्वेद के जो सूक्त थे उसका उच्चारण किनके द्वारा? होत्री के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में कुछ देवता का भी वर्णन है, जैसे इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। ऋग्वेद में कुछ देवी का वर्णन है, जैसे अदिति, उषा जो है वो प्रभात की देवी थी। गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा देवी सावित्री के लिए रचा गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मंडल की संख्या जो है वो 2 से 7 पहले निर्मित हुए थे। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसे ब्रह्मांडीय सत्ता माना जाता है। पुरुष सूक्त क्या है? तो पुरुष सूक्त में ये माना जाता है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा के भुजाएं से जन्मे हैं, वैश्य जो है वो ब्रह्मा के जांघ से जन्मे हैं, और शूद्र जो है वो ब्रह्मा के पैर से जन्मे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये चारों वर्ण जो है वो परम पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें भगवान सोम का उल्लेख है। भगवान सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं। सोमरस एक ऊर्जा देने वाला पेय पदार्थ था। सोमरस जो है वो एक ऊर्जा देने वाला पेय पदार्थ था। सामवेद यह संगीत पर सबसे प्राचीन ग्रंथ था। सामवेद जो है वो संगीत पर सबसे प्राचीन ग्रंथ था।
सामवेद में गान संबंधी रचनाएं शामिल है। सामवेद में गान संबंधी रचनाएं जो है वो शामिल है। सामवेद का दो उपनिषद है, एक छांदोग्य उपनिषद और दूसरा केन उपनिषद। सामवेद को दो उपनिषद में बांटा गया है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है वो मंत्रों का संग्रह है। इसमें कर्मकांड और यज्ञ से जुड़े मंत्र शामिल हैं। यजुर्वेद को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत। इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शामिल है। और कृष्ण यजुर्वेद का अर्थ है कृष्ण या श्याम। जबाला उपनिषद, जबाला उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का ही एक भाग है। जबाला उपनिषद यजुर्वेद का ही भाग है। महत्वपूर्ण उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है। कथा, नचिकेता और यम, यम जो है वो मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता और यम की कथा जो है वो शामिल है किसमें? कथा में। अथर्ववेद, अथर्ववेद की बात करें तो यह जादुई सूत्रों या मंत्रों का वेद है। जादुई मंत्रों का वेद है कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपयोग बुरी आत्माओं और रोगों को दूर करने के लिए किया जाता था। यानी काला जादू का उपाय जो है वो अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद के 20 खंड हैं। अथर्ववेद को 20 खंडों में विभाजित किया गया है। कनाद ने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थ जो है वो अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जिसे परमाणु कहते हैं। महत्वपूर्ण कुछ उपनिषद है, जैसे मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। महाउपनिषद, महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, महाउपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है। महाउपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अब भारत में कुछ दर्शन पाए जाते हैं। भारतीय दर्शन के कुछ 6 रूढ़िवादी स्कूल हैं। तो सबसे पहला जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुराना दर्शन है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन का रचना किसने किया? कपिल ने। सांख्य दर्शन का रचना कपिल ने किया। न्याय दर्शन का रचना गौतम ने किया। वैशेषिक दर्शन का रचना किया गया है कनाद के द्वारा। योग दर्शन का रचना किया गया है पतंजलि के द्वारा। उत्तर मीमांसा दर्शन का रचना बदरायन ने किया है। पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना जैमिनी ने किया है। तो कपिल ने रचना किया कौन से दर्शन का? कपिल ने किया है सांख्य दर्शन का। गौतम ने न्याय दर्शन का। कनाद ने रचना किया है वैशेषिक दर्शन का। पतंजलि ने रचना किया है योग दर्शन का। बदरायन ने रचना किया है उत्तर मीमांसा दर्शन का। और जैमिनी ने रचना किया है पूर्व मीमांसा दर्शन का। न्याय दर्शन जो है जिसको गौतम ने रचना किया है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है। और वैशेषिक कनाद जो है वो अध्यात्म सता मीमांसा से संबंधित थे। वेदांग वैदिक अध्ययन के 6 सहायक अनुशासन हैं जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विकसित हुए। प्रारंभिक वैदिक काल ऋग्वेद में हिमवंत यानी हिमालय और मुंजावत यानी हिंदू कुश का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमवंत और मुंजावत हिमालय और हिंदू कुश का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का भी उल्लेख मिलता है। अब कुछ नदियां हैं जिनके पुराने नाम जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? इंडस। सिंधु नदी का पुराना नाम था इंडस। वितस्ता नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता नदी का पुराना नाम था झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। इंडस जो है वो इंडस नदी नया नाम है। इंडस नदी का पुराना नाम था सिंधु। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी। रावी नदी का पुराना नाम था परुष्णी। व्यास नदी का पुराना नाम विपासा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपासा। सतलुज नदी का पुराना नाम सतुद्री। सरस्वती नदी का यह एक पौराणिक नदी है। तो सिंधु किसको बोला जाता था? इंडस को। वितस्ता किसको बोला जाता था? झेलम नदी को। अस्किनी चिनाब नदी को। परुष्णी रावी नदी को। विपासा व्यास नदी को। सतुद्री सतलुज नदी को। कुछ शिक्षा और स्वर विज्ञान का अध्ययन दिया गया है। तो शिक्षा जैसे कल्प शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति, छंद। कल्प जो है वो क्या था? कल्प जो है वो अनुष्ठानों और प्रथाओं का अध्ययन था।
व्याकरण, व्याकरण का अध्ययन था। निरुक्त, निरुक्त जो है वो शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन था। ज्योति, ज्योति प्रकाश का अध्ययन था। छंद, छंद जो है वो काव्य और छंद शास्त्र का अध्ययन था। तो अनुष्ठानों और प्रथाओं का अध्ययन को क्या बोलते थे? कल्प। व्याकरण के अध्ययन को तो व्याकरण बोलते थे। शब्दों की व्युत्पत्ति का जो अध्ययन था उसको क्या कहते थे? निरुक्त। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते थे? ज्योति। काव्य और छंद शास्त्र के अध्ययन को कहते थे छंद। अब है दशराज्य युद्ध के बारे में। दशराज्य युद्ध, दशराज्य युद्ध जो है वो 10 राजाओं का युद्ध है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज्य युद्ध के पक्ष में कौन थे? भरत जनजाति। भरत जनजाति के राजा थे सुदास। सुदास और तो भरत जनजाति और 10 राजाओं के संघ के बीच में यह युद्ध हुआ था। परिणाम क्या मिला था? तो भरत जनजाति जो है वो जीत गया था। दशराज्य युद्ध हुआ था कहाँ? तो रावी नदी यानी परुष्णी नदी के तट पर। दशराज्य युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। तो दशराज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में हुआ था। दशराज्य युद्ध जो है वो भरत जनजाति और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। भरत जनजाति जो है जीत गया था, जिसके राजा सुदास थे। दशराज्य युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वेद काल में, वैदिक पीरियड जो था, इसमें समाज के बारे में क्या उल्लेख है? तो समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर के व्यवसाय पर आधारित था। बाल विवाह जो है वो प्रचलित नहीं था। विधवा पुनर्विवाह, पितृसत्तात्मक समाज, गाय, गवष्ठी, ये सब क्या है? तो विधवा पुनर्विवाह जो है वो नियोग्य था, यानी इसकी अनुमति थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था, कठोर नहीं था, महिलाओं की स्थिति अच्छी था। यहाँ का समाज जो है वो कठोर नहीं था, महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी थी। गाय, गाय को अघन्य यानी पवित्र माना जाता था। गाय को संपत्ति का निर्धारक माना जाता था। गोमत, गोमत का मतलब होता था संपन्न व्यक्ति। गोमत कहा जाता था संपन्न व्यक्ति को। और गविष्ठी, गविष्ठी किनको कहा जाता था? तो गायों के लिए लड़ा जाने वाला जो युद्ध होता था उसको गविष्ठी कहा जाता था। वैदिक काल में गायों के लिए जो लड़ा जाने वाला युद्ध होता था उसको ही गविष्ठी कहते थे। वैदिक काल के राजनीति, तो निर्वाचनात्मक राजतंत्र था। निर्वाचनात्मक राजतंत्र वंशानुगत था, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। समिति और विधत, सभा, समिति और विधत का जानकारी मिलता है वैदिक काल में। सभा क्या था? तो विशिष्ट व्यक्तियों का समुदाय था जिसको सभा कहते थे। वैदिक काल में विशिष्ट व्यक्तियों का एक समुदाय होता था जिसको सभा कहते थे। सामान्य लोगों का जो समुदाय था उसको समिति कहते थे। सामान्य लोगों का समुदाय जो था उसको समिति। धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो समुदाय था, धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो समुदाय था उसको विदत कहते थे। अधिकारियों की पदानुक्रम, तो पुरोहित, पुरोहित जो है वो पुजारी होते थे। सेनानी, सेनानी जो है वो सेना प्रमुख होते थे। ग्रामणी, ग्रामणी जो है वो गांव का मुखिया होता था। वैदिक काल के धर्म के बारे में बात करें तो धर्म, धर्म जो है वो वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्राकृतिक बहुत बहुदेववाद थे वो लोग, और किसी भी पशु की पूजा नहीं करते थे। वैदिक काल के लोग किसी भी पशु की पूजा नहीं करते थे। वैदिक काल के लोग जो है वो किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। वे यज्ञ एवं हवन द्वारा प्रार्थना करते थे। राष्ट्र, राष्ट्र जो है के नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम और ग्राम के नीचे कुल होता था। कुछ देवता हैं जैसे इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, रुद्र, अदिति, सावित्री। तो पुरंदर, पुरंदर जो है वो किलों को नष्ट करने वाले देवता माने जाते हैं। पुरंदर को हल का स्वामी भी कहा जाता है। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ कराने वाले कौन थे? तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ कराने वाले अग्नि देवता थे। वनस्पति के देवता माना जाता था किनको? सोम को, सोम को वनस्पति के देवता माना जाता था। पशुओं का रक्षक कहा जाता था किनको? रुद्र का, रुद्र देवता को पशुओं का रक्षक कहा जाता था। इंद्र की माता बोला जाता था अदिति को, इंद्र की माता थे अदिति। सावित्री को गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित था। सावित्री देवता को ही गायत्री मंत्र समर्पित था। मिट्टी के कुछ पात्र बनाए गए थे वैदिक काल में। पीले, काले और लाल रंग की मटकी का उपयोग किया जाता था वैदिक काल में, जिसे मृद भांड कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में आर्य जो है वो पश्चिम से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तारित हुए। आर्य जो है वो पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तारित हुए। ऊपरी भाग में जो रहते थे उन्हें कुरु थे। कुरु जो है वो ऊपरी भाग में रहते थे गंगा यमुना दोआब में, और पंचाल जो है वो मध्य भाग में रहते थे। पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में। पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की ओर वे दोआब क्षेत्र से पूर्वी उत्तर वैदिक काल की ओर वे जो है वो दोआब क्षेत्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर स्थानांतरित हुए। विस्तार संभव हुआ लौ हथियारों प्लस घोड़ों के कारण। लौ हथियारों और घोड़ों के कारण वैदिक काल का विस्तार संभव हुआ। कृष्ण अयस या श्याम अयस, काले धातु को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। अयस का अर्थ क्या होता है? अयस का अर्थ होता है धातु। धातु। ऋग्वेद का तो संकलन जो है वो पहले ही हो गया था, लेकिन बाकी जो 3 वेद थे उसका संकलन जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल के कुछ कृषि यानी उत्तर वैदिक काल के कृषि की बात करें तो यह जीविका का प्रमुख साधन था। उत्तर वैदिक काल में जीविका का प्रमुख साधन था कृषि। राजा भी खेतों में शारीरिक श्रम करते थे। ब्रीही, ब्रीही का अर्थ क्या था? चावल। उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रीही कहा जाता था और जौ को यव कहा जाता था। गेहूं को गोधूमा, गेहूं को गोधूमा कहा जाता था, और अनाज को धान्य कहा जाता था। अनाज को धान्य। राजनीतिक संगठन थे जो उत्तर वैदिक काल में, वो राजनीतिक जो है वो केंद्रीकरण हो गया था। सभा, समिति, विदत। सभा क्या था? तो ब्राह्मणों द्वारा प्रभुत्व, महिलाओं को अब बैठने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों द्वारा जो प्रभुत्व किया जाता था उसको सभा कहा जाता था। पहले जैसा ही जैसे सामान्य लोगों का जो समूह था उसको समिति कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में विदत जो है वो समाप्त हो गया था। विदत समाप्त। समाज के वर्ण व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो है वो संस्कार या यज्ञ करते थे। क्षत्रिय जो है वो युद्ध में भाग लेते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य जो है वो व्यापार करते थे। शूद्र जो है वो सेवक होते थे। महिलाओं की स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हो गया था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र यानी कुल व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हो गया था उत्तर वैदिक काल में। जबाला उपनिषद में उल्लेखित कुछ आश्रम दिया गया था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास। तो जीवन का पहला जो चरण था वो ब्रह्मचर्य था, जो कि 0 से 25 वर्ष तक के लिए था। जीवन का दूसरा चरण था गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो 25 से 50 वर्ष के लिए था। जीवन का तीसरा चरण जो था वनप्रस्थ। वनप्रस्थ जो है वो 50 से 75 साल। जीवन का चौथा चरण जो है वो संन्यास। संन्यास जो है 75 से 100 साल तक माना जाता था। विवाह की बात करें तो विवाह जो है वो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दोनों तरह का विवाह उत्तर वैदिक काल में होता था। जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति का हो तो इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। जब लड़की उच्च जाति का हो और लड़का निम्न जाति का हो तब इस तरह के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। विवाह के 8 प्रकार थे: ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या था? वैदिक संस्कारों के साथ समान वर्ण में जब विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। वैदिक संस्कारों के साथ समान वर्ण में जब विवाह होता था तो उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। प्रेम विवाह को उत्तर वैदिक काल में गंधर्व विवाह कहा जाता था। पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दान कर करके जब कोई विवाह करता था तो उसे दैव विवाह कहा जाता था। पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दान कर देता था, इसको दैव विवाह कहते थे। एक गाय और बैल के प्रतीक मूल्य के रूप में दहेज दिया जाता था, इसे ऋषि विवाह कहा जाता था। एक गाय और बैल के प्रतीक मूल्य के रूप में विवाह दिया जाता था, दहेज के रूप में दिया जाता था, इसी को ऋषि विवाह कहते थे। दहेज के बिना जो विवाह किया जाता था उसको प्रजापति विवाह कहते थे। खरीददारी द्वारा विवाह, किसी को खरीद करके विवाह करते थे तो उसको असुर विवाह कहा जाता था। खरीद करके विवाह करना असुर विवाह। अपहरण करके विवाह जब कोई करता था उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। अपहरण करके विवाह, राक्षस विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक लड़की को जबरदस्ती विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था, इसको पैशाच कहा जाता था। पैशाच विवाह में एक लड़की को जबरदस्ती विवाह के बंधन में बांध लिया जाता था जो अपनी होश में भी नहीं होती थी। धर्म,
धर्म की बात करें उत्तर वैदिक काल में तो अन्य देवताएं जैसे रुद्र को अत्यधिक महत्व मिलने लगा उत्तर वैदिक काल में, जबकि इंद्र और अग्नि का महत्व जो है वो उत्तर वैदिक काल में घट गया। पूषण जो है वो पशुओं के देवता माने जाने लगे और शूद्रों के देवता के रूप में भी पूषण माने जाने लगे। पूषण जो है वो पहले जो पशुओं के देवता थे वो अब शूद्रों के देवता माने जाने लगे। प्रजापति को ब्रह्मांड के सृजनकर्ता माना जाने लगा। मूर्ति पूजा का महत्व जो है वो बढ़ गया। इस अवधि में पशु बलि में भी वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि में भी वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था और वाजपेय यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ होता था। अब है कुछ मिट्टी के बर्तन के बारे में। यहाँ उत्तर वैदिक काल में भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ अंतर दिया गया है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो है लोग पशुपालन समुदाय के होते थे, उत्तर वैदिक काल में लोग कृषक समुदाय के होते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो पेशे पर आधारित थी और यह कठोर नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और यह कठोर हो गई। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। प्रारंभिक वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन किया गया था और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन हुआ। अब है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले धर्म उत्पत्ति का कारण। तो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व। जैन धर्म और बौद्ध धर्म वेदों की अनुष्ठानिक व्याख्या के विरुद्ध थे और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का भी विरोध करते थे। महावीर और बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। कृषि अर्थव्यवस्था। अनुष्ठानिक यज्ञों के कारण व्यापार जो है वो प्रभावित हुआ। व्यापार वैश्य वर्ग द्वारा किया जाता था। आहत सिक्कों का उपयोग प्रारंभ हुआ। वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वयं को वर्ण व्यवस्था से नहीं जोड़ा और सभी को समान माना। जैन धर्म मानता है कि वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते हैं। अहिंसा में विश्वास रखते थे ये लोग। दोनों धर्म जो है वो अहिंसा के मार्ग में विश्वास रखते थे। भारतीय दर्शन की दृष्टि से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। इसका अर्थ है कि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, जबकि शास्त्रानुसार हिंदू परंपराएं स्वीकार करती है। उपासना। जैन धर्म जो है वो दिव्य व्यक्तियों में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म नहीं। तो पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में।